नमस्कार मित्रों, निशांस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और बात करते हैं निशांस टेस्ट सीरीज के मेजर पेपर की बात कर रहे थे हम लोग। चूंकि आपका ये पेपर बहुत जल्दी आने वाला है, थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट करेंगे, लेकिन आप क्योंकि आपका टाइम भी बेकार ना हो और बहुत सारी चीजें जो ऐसी है आपको एग्जाम में मिल जाए, हमारा प्रयास है। वैसे तो परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत पूरी करनी आवश्यक है। फिर भी अगर हम 5 नंबर का भी इजाफा आपके क्वेश्चन पेपर के कारण आपके रिजल्ट में कर पाए तो हमें बहुत खुशी होगी। बढ़ते हैं, ए पार्ट पूरा हो चुका था जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को पूरा घुमा करके एक एक ऑप्शन आपको बताया गया था। अब बढ़ते हैं यहाँ पर खंड ब की ओर। आज थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूं, कारण यही है कि आपके परीक्षा के टाइम पे आपका कोई समय बिल्कुल बर्बाद ना हो। बढ़ते हैं पार्ट ब की ओर, जिसमें थोड़े से बड़े क्वेश्चन है, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। तो इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखिए। यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चे भी परेशान है, लेकिन आपको इतना करना पड़ेगा। अगर शब्द सीमा होती है, सीमा का मतलब है इससे बाहर नहीं जाना, लेकिन बच्चे भी क्या करें, सामने वाला सोचता है 4 लाइन तो लिखनी पड़ेगी। आप 3.5 से 4 लाइन में भी फिनिश कर सकते हो, 5 लाइन से ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही लिखना है जो पूछा गया है। हाँ, ये अलग बात है कि 100 शब्द का कोई होता है तो 80 से 100 शब्द में उसको फिनिश कर दिया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। समय बहुत कीमती है बच्चों, फिर भी आपको काम की बातें हर एक बताई जाएगी। फालतू की कोई चीज है ना, सीधी अपने कंटेंट से संबंधित बातचीत की जाएगी और कोई फालतू बात नहीं। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। ये आपका संचार माध्यमों वाला प्रश्न है। रेडियो और टेलीविजन की 2 विशेषताएं यहां आप बहुवचन कर सकते हो, विशेषताएं और कमियों का उल्लेख कीजिए। आपको क्या करना है, इसमें बहुत सरल वाली बताई गई है। आपको करना यह है, 2 विशेषताएं बतानी है, 2 कमियां बतानी है। इन कमियों को आप सीमाएं भी कह सकते हो। 2 सीमाएं कौन कौन सी है जो रेडियो और टीवी से संभव नहीं है। वैसे कमियों की अपेक्षा सीमाएं ज्यादा अच्छा शब्द होता है कि वो कहां तक सीमित है। रेडियो की विशेषताएं, चूंकि 2 पूछी है, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, पर सबसे सरल वाली है कि एक तो यह एक श्रव्य माध्यम है, इसको हम केवल सुन सकते हैं। यह निरक्षर लोगों के लिए भी उपयोगी है, इसको बिना पढ़े लिखे व्यक्ति भी यूज में ले सकते हैं। ये 2 विशेषताएं हो गई किसकी, रेडियो की। रेडियो की 2 सीमाएं कौन कौन सी है, इसे ध्यान से सुनने की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल कमी है, अगर आप थोड़ा सा भी चूके, आपने थोड़ा सा भी गलत सुना तो कई बार अर्थ का अनर्थ हो सकता है। और ये श्रवण बाधित लोगों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि होता ही सुनने के लिए है। अगर आपने 2 खूबियां और 2 कमियां लिख दी तो आपने पूरा आंसर दे दिया। फिर आप शब्द सीमा के बारे में कुछ भी मत सोचो, कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नहीं, उसी के अंदर अभी बात आएगी टेलीविजन। ये एक दृश्य श्रव्य दोनों ही, इसको देख भी सकते हैं, इसको सुन भी सकते हैं, और इसमें चित्र होने के कारण आसानी से समझ में आ जाता है ना। छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स है, आप लोग आराम से समझ सकते हो। एक तो क्या, दृश्य श्रव्य माध्यम है, इसमें चित्र होते हैं, और चित्र होने के कारण अगर आवाज में हल्का सा भी फ्लक्चुएशन हो, आवाज में आपको सुनने में कहीं कोई प्रॉब्लम भी आ जाए, तब भी आप आसानी से समझ सकते हो। सबसे अच्छा माध्यम है वर्तमान समय में न्यू मीडिया, जिसको हम इंटरनेट कहते हैं, वो उससे भी ज्यादा अपर लेवल का है, लेकिन ये बहुत अच्छा माध्यम है। इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। ये माध्यम दृष्टिहीनों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि वो देख नहीं सकते, और आंखें और मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों का खतरा रहता है। हर चीज का कोई सकारात्मक परिणाम होता है तो नकारात्मक भी होता है। इस तरह से हम पहला प्रश्न इसका कंप्लीट कर चुके हैं। इसका प्रत्येक प्रश्न आप लोगों को यहां भी बताया गया है, इसमें दिया हुआ नहीं है,
ये लघुत्तरात्मक प्रश्न है और इन लघुत्तरात्मक प्रश्नों में अब तक आप छोटे वाले आंसर देख रहे थे, है ना। अब आप ये 2-2 नंबर वाले आंसर देख रहे हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। आपने रेडियो और टीवी की विशेषताएं और कमियां देख ली है। इसके बाद में प्रश्न आता है पतंग कविता का मूल भाव लिखिए। देखो मैं आपको इससे भी ज्यादा डिटेल बताने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन ये मजबूरी है हमारी, जो लिखा हुआ है इसको एक बार समझा दें। पतंग के बहाने बाल सुलभ चेष्टाओं का सुंदर चित्रण किया गया है कि बच्चों की चेष्टाएं असीमित होती है और बच्चों की वो चेष्टाएं हम लोगों के लिए भी मददगार साबित हो सकती है और आप लोगों के लिए ज्यादा, क्योंकि आप युवावस्था की ओर कदम बढ़ाते हुए बच्चे हो, किशोरावस्था से युवावस्था की ओर जाने वाली स्थिति में हो और गिर गिर कर संभलने का नाम ही जिंदगी है। ये इस पार्ट में मुख्य थीम आती है। आप ऐसा भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हिंदी में किसी भी प्रकार के लिटरेचर में फैक्टनेस से ज्यादा आपके विचारों को प्रधानता दी जाती है। देखो आलोक धनवा द्वारा रचित पतंग कविता में बाल सुलभ इच्छाओं का या बाल सुलभ चेष्टाओं का और उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। इसमें बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तनों को सहजता से मतलब सरलता से अभिव्यक्त किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है जिसे बालमन चुना चाहता है। बच्चों की इच्छाएं असीमित होती है, इसी बात को बताने का प्रयास किया गया है पतंग कविता में। लेखक का नाम लिखने से एग्जामिनर पर आपका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, इसलिए आलोक धनवा का नाम लिखा गया है, वरना कहीं भी उसमें पूछा नहीं था कि लेखक या कवि कौन है ना। कवि है ना, कविता है। तो जो लोग बाजार से लाभ नहीं उठा सकते और नहीं बाजार को लाभ दे सकते, वे लोग बाजार का बाजारूपन ही बढ़ाते हैं। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। फिर वापस वही 2 नंबर का प्रश्न। एक बात का ध्यान रखना, कौन लोग हैं जो बाजार को लाभ नहीं दे सकते? जो लोग बिना आवश्यकता के बाजार जाते हैं। बिना किसी आवश्यकता के बाजार जाने वाला व्यक्ति या तो बाजार में छल कपट बढ़ाता है, महंगाई को बढ़ावा देता है, या बाजार में भीड़ को बढ़ाता है। ये दोनों चीजें बाजारूपन से रिलेटेड है। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जाता है कि बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। अब आप यही सोचते हो सर वो वाला तो नहीं है, दूसरा आया था, ये उसी से रिलेटेड है। अगर आपसे कोई पूछे कि इस कविता का मूल भाव क्या है, कविता का उद्देश्य क्या है, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी कविता का, या कविता का केंद्रीय भाव क्या है, केंद्रीय भाव, या फिर कविता का प्रतिपाद्य क्या है, तो सबका मतलब एक ही होता है। या ये कविता क्या संदेश देती है, सबका मतलब एक ही होता है। आपके इनमें से कुछ भी आ जाए, ठीक है। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। अब समय नहीं है आपके पास कंफ्यूज होने के लिए भी। फिर तो यहां पर देखो कि इस बाजारूपन को बढ़ाते हैं, इस कथन का मतलब बताइए। जो लोग अपनी परचेजिंग पावर के बल पर खरीदारी करते हैं, केवल उनके पास पैसों की गर्मी, परचेजिंग पावर मतलब क्रय शक्ति, उसके बल पर खरीदारी करते हैं, वे अनावश्यक वस्तुओं को खरीद कर बाजार में महंगाई बढ़ाते हैं, जिससे बाजार में छल कपट का बोलबाला हो जाता है। ऐसे बाजार में उपभोक्ताओं का शोषण होने लगता है और ऐसे ही लोग हैं जो बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, बाजार को हल्का करते हैं। क्योंकि बाजार की असली पहचान किससे है, बाजार कब कृतार्थ होगा, जब आप आवश्यकताओं के समय बाजार जाएंगे। चलो एक प्रश्न, आप जब भी कुछ देखो कॉपी पेन लेकर के बैठो, बहुत टाइम है आपके पास, बहुत कम पार्ट है, बहुत कम ग्रामर सेक्शन है, बहुत कम राइटिंग सेक्शन है, तो याद रखनी है बातों को। बाजार दर्शन पाठ के लेखक का नाम अपनी कॉपी में लिख लो, है ना, पता लग गया, जैनेन्द्र कुमार, बिल्कुल। और बाजार दर्शन पाठ की विधा क्या है, निबंध विधा है। बाजार दर्शन एक ललित निबंध है जिसको किस्सा गोई और कहानी की शैली में जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है। एक बात और ध्यान रखो, जैनेन्द्र कुमार क्यों विशेष है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के बाद अगर सबसे ज्यादा कहानियां किसी ने लिखी है तो वो है जैनेन्द्र कुमार। बाल और मनोविश्लेषणात्मक कहानियों को भी लिखने का सबसे ज्यादा उनको अनुभव है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहनजोदड़ो, इससे पहले वाला आपने कर लिया था, शायद 7th होगा। बिल्कुल 7th क्वेश्चन आप कर चुके थे। 8th की ओर बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता में हथियारों का न मिलना क्या सिद्ध करता है? ये प्रश्न लगभग संभावना है पूरी पूरी। चलो इस प्रश्न को कैसे पूछा जा सकता है कि उस सभ्यता में हथियार नहीं मिले, औजार तो मिले किंतु हथियार नहीं मिले। इससे क्या पता लगता है? इसका मतलब वो सभ्यता अनुशासित तो थी पर ताकत के बल पर नहीं थी, सामाजिक रूप से आत्मानुशासित सभ्यता थी। यहां देखो, मोहनजोदड़ो की सभ्यता में हथियारों का न मिलना सिद्ध करता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता ताकत के बल पर अनुशासित नहीं थी बल्कि समाज द्वारा स्व अनुशासित सभ्यता थी। तो इस तरह से ये प्रश्न भी आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। एनीवे, खैर जो भी हो, जनरेशनों में गैप तो होता ही है। सुना, ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देता है पिता। यशोधर बाबू किस कारण स्वयं को दिलासा देते हैं? एक बात और मैं आपको काम की बता दूं, इस वाले पेपर को जब सोल्व किया गया है तो इसमें हर प्रश्न का उत्तर स्व विवेक से दिया गया है, बिना किसी इधर उधर किए हुए। और वही उत्तर है जो आपको देना है। अनर्गल बातें लिख करके अपना समय बर्बाद न करें। लैंग्वेज के पेपर में कई बार बच्चों के पास समय कम पड़ जाता है, उटपटांग ज्यादा लिखने के चक्कर में बहुत सारे प्रश्न छूटने की संभावनाएं बनती है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अ और ब पार्ट जितना जल्दी हो सके खत्म कर लो ताकि स और द वाले को आप समय दे सको। तो देखो, जनरेशनों में अर्थात पीढ़ियों में गैप तो होता है, इस बात को कह करके स्वयं को दिलासा देता है पिता। यशोधर बाबू अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा से परेशान थे, लेकिन वो किशनदा की बात याद करते हैं कि जनरेशनों में गैप तो होता ही है और अभी कुछ भी वो कर रहे हैं तो अभी ऐसी स्थितियां हैं कि उनका बचपना है। यशोधर बाबू संस्कारी कुमाऊनी थे, ये गढ़वाल साइड के ब्राह्मण थे। बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। उपेक्षा उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। फिर भी वे स्वयं नहीं चाहते हुए भी विवश होकर कहते हैं कि जनरेशनों में गैप तो होता ही है। मन को दिलासा दे रहे हैं, उनके बच्चे थोड़े से अमीर हो गए तो गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा, उनका तिरस्कार करने में तुले हुए हैं। तो ये बात किसके द्वारा कही गई है? यशोधर बाबू के द्वारा। एक एक बात को अगर आप ध्यान रखोगे तो समझ में आएगा, नहीं रखोगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। छोटी छोटी बातों के छोटे छोटे नंबर से मिलकर के आपका बहुत बड़ा रिजल्ट बनता है, उस पर ध्यान देना है। बार बार कहूंगा, प्रश्नों को पढ़ने में कोताही न बरतें, उत्तर आराम से लिखें लेकिन कंटिन्यूअस लिखते रहें, रुकना नहीं है, सोचना है, समझना है और उस आधार पर आपको आगे बढ़ना है। भाग स की ओर बढ़ते हैं। स वाला जो पार्ट है इसमें दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या, कौन कौन से प्रश्न दिए हुए हैं? प्रश्न संख्या 10 से 13 के उत्तर 60 से 80 शब्दों में लिखिए तथा 14 से 15 के उत्तर लगभग 100 शब्दों में लिखिए। अब देखो 60 से 80 का मतलब भी बहुत बड़ा आंसर नहीं है। 60 से 80 का मतलब है 6 से 8 लाइन में आपको लिखना है और यहाँ लगभग 1 पेज मान लिया जाता है, थोड़ा कम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जबरदस्ती नहीं लिखे। बार बार आपसे कहने का एक ही आशय है, अगर समय होता तो मैं और ज्यादा टाइम लेता आपको बताने में, फिर भी हम बहुत बारीकी से समझे। यहाँ पर देखो, विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते। पंक्ति में विप्लव रव से क्या तात्पर्य है? छोटे ही शोभा पाते, ऐसा क्यों कहा गया है? अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते। रव का मतलब होता है शोर। जब भी विनाश का शोर होता है तो छोटे परेशान नहीं होते, बड़ा परेशान हो जाता है। जब सामाजिक क्रांति होती है तो दलित और दबे कुचले लोग, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है और बड़े पेड़ सबसे पहले बिजली के गिरने और बादलों की गर्जना से घबराते हैं। छोटों को जरूरत नहीं है डरने की।
इसीलिए दिया है छोटे ही है शोभा पाते। और विप्लव रव से क्या तात्पर्य है? विप्लव रव का मतलब है सामाजिक क्रांति। फैक्ट बता रहा हूं, इसको बढ़ा सकते हो। और छोटे ही है शोभा पाते का मतलब है क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। विप्लव रव का आशय क्रांति का स्वर है। जब क्रांति होती है तो उसका सबसे अधिक लाभ छोटे लोगों को अर्थात शोषित गरीबों को मिलता है। शोषित एवं गरीबों को मिलता है। क्रांति की उथल पुथल से संपन्न लोगों का सब कुछ छिन जाता है और छोटे लोग लाभान्वित रहते हैं। छोटे लोगों को फायदा मिलता है, बड़ों का नुकसान होता है और बड़ों का नुकसान होना भी चाहिए। समाजवाद के लिए सब जरूरी है। यहाँ बड़ों का मतलब है उन भ्रष्ट लोगों का, उन अनैतिक गतिविधियों में लिप्त लोगों का, जो एक हमारे समाज की दूरियां बढ़ने के पीछे कारण ये है कि गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। इन सब से जब व्यक्ति परेशान हो जाता है, लास्ट में मरता क्या नहीं करता, फिर सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर उठाने को मजबूर हो जाता है दबा कुचला व्यक्ति और सामाजिक क्रांति को प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है छोटे लोग लाभान्वित होते हैं। इसी आशय से कवि ने छोटे ही है शोभा पाते कहा है ना। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपके। जहां जहां भी समस्याएं रहे, अब सॉल्यूशन आप ही करोगे, वरना मैं तैयार हूं और हम लोग सब आपके लिए ही बने हैं। निश्चय ही जब विद्यार्थियों की सेवा का अवसर हमें मिलता है तो हमें बड़ा अच्छा महसूस होता है, बड़ा धन्य महसूस करते हैं हम लोग, क्योंकि आप लोग ही इस देश की वो नींव हो जिस पर एक नया विकसित भारत वर्ष खड़ा होगा। इसलिए कोई भी बात को बहुत गंभीरता से समझनी है, हवा में नहीं उड़ानी है। अथवा में इसमें पूछा जाएगा, ये बिल्कुल पेपर पैटर्न पर आधारित है। पेपर पैटर्न पर आधारित होने के कारण एक एक बात वैसी की वैसी है। प्रश्न हूबहू मिले न मिले कोई चिंता नहीं करनी है, मिल गया तो। और बहुत सारी चीजें जब हम बहुत सारे एंगल से आपको बताते हैं तो कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर बादल राम कविता का कोई भी प्रश्न आएगा तो उस थीम के अंदर आपको निश्चय फायदा मिलेगा कि क्रांति वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है और समाज के बड़े लोग जो शोषक वर्ग कहलाता है उसका नुकसान करती है। उसी के आसपास प्रश्न घूमेगा कोई सा भी हो। फिर देखिए, कविता के किन उपमानों को देखकर ये कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। शब्द चित्र है, स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ आपको पता लग गया कौन सी कविता? उषा कविता। उषा कविता किसके द्वारा लिखी गई? पहला प्रश्न बन सकता है। उषा कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर। फिर देखो प्रश्न जाएगा कहां? कोई इंपॉर्टेंट की बात नहीं है। शमशेर बहादुर सिंह कौन से वाद के कवि हैं? प्रयोगवादी कवि हैं। प्रयोगवादी, जो सच्चिदानंदवाद से अज्ञेय द्वारा चलाया गया था। प्रयोगवादी कवि हैं कौन? शमशेर बहादुर सिंह। इनका जन्म कब हुआ था? 1911, देहरादून, उत्तराखंड में। तीन चीजें आपको यहां से समझ में आई। फिर आगे देखो, बातें बहुत सारी है, समय कम है, हम कंटेंट में लगातार बढ़ रहे हैं, पर इन बातों को भी ध्यान में रख लो, कहीं ना कहीं वेरी शॉर्ट या ऑब्जेक्टिव में आपके काम आ जाए। तो किन किन उपमानों को आप लोग बिल्कुल ये ना सोचे कि हम इसे ही पढ़े। आपके पास विचार बहुत सारे हैं, खुला मस्तिष्क रखिए। देखो, प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसा भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कहाँ के उपमान है? गांव के। शंख जैसा नीला, राख से लिपा हुआ चौका कहाँ होता है? गांव में। और अभी गीला पड़ा हुआ है क्योंकि चमक है। और बहुत काली, सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। उससे पहले आया था स्लेट परिया लाल खड़िया, उसके बाद में स्लेट परिया लाल खड़िया, चाक मल्दी हो किसी ने। यहां तक ये सब गांव की सुबह के हैं। और जादू टूटता है इस उषा का, उससे पहले उसमें आया क्या कि नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, सूर्योदय हो रहा है। थोड़ा जल्दी समझाना पड़ रहा है लेकिन समझ में आना चाहिए, क्योंकि समय की मांग के अनुसार हमें पढ़ना चाहिए। तो यहाँ बात करते हैं, कवि ने क्या क्या बताया
कवि ने पहली बात तो ये बताई, क्या बताई कि शंख राख से लिपा हुआ चौका, ये कहाँ के, ये भी गांव की बात, ये भी गांव की बात, और गतिशील है क्योंकि पल पल परिवर्तित स्वरूप को बताया शमशेर बहादुर ने, नए प्रयोग किए इसलिए प्रयोगवादी कवि हैं। और सिल यानी वह सिल बट्टा मसाला बांटने का, है ना, देसी मिक्सी, स्लेट नीला जल, और गोरी युवती है जो पानी भरने जाती है पनघट पे, उसकी मखमली देह, ये सब उपमानों को देखकर ये कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। गांव में ही इस तरह के उपमान आपको दिखाई देंगे, इसलिए कवि ने ऐसा कहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, और इस एक प्रश्न से 2 से 3 प्रश्न आप सोल्व कर सकते हो, अलग अलग अंदाज में पूछा जा सकता है। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर के क्या तर्क है? देखो, अगर जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप मान लिया जाए तो उसका नुकसान होगा। जातिगत आधार पर यदि श्रम विभाजन हो गया तो फिर कार्य कुशलता कैसे आएगी? किस चीज की कमी है इसमें? रुचि का अभाव है, व्यक्ति की रुचियों पर तो ध्यान ही नहीं दिया गया, तो फिर बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर पैदा हो जाती है। बढ़ते हैं डायरेक्ट उत्तर की ओर और एक एक बात क्लियर करेंगे। अंबेडकर का तर्क है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप मानना अनुचित है। और क्यों अनुचित है? क्योंकि ऐसा विभाजन अस्वाभाविक और मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। रुचि की वर्ड है उसका, क्योंकि व्यक्ति की रुचि नहीं है। मान लो कोई ब्राह्मण का बेटा है कि नहीं तू तो पुरोहिताई करेगा, कोई नाई का बेटा है कि नहीं तू तो वो सेविंग कटिंग का सैलून का काम करेगा। क्यों भाई? बच्चे की इच्छा नहीं है और रुचि नहीं होगी तो परफेक्शन कहां से आएगा? इसलिए कार्य विभाजन जातिगत आधार पर नहीं होना चाहिए। कार्य विभाजन निश्चय ही समाज की आवश्यकता है, लेकिन उसमें रुचि का होना अत्यंत आवश्यक है। इसमें व्यक्ति की क्षमता का विचार किए बिना उसे वंशगत पेशे में बांध दिया जाता है, वंशानुगत पेशे में। अगर यूं कहे वंशानुगत, जो उसकी पीढ़ियां करती आ रही थी उस पेशे में अगर उसको व्यवसाय में बांध दिया जाता है, वह उसके लिए अनुपयुक्त एवं अपर्याप्त भी हो सकता है। इसलिए अंबेडकर ने इस चीज को सही नहीं माना। किसको? जातिगत आधार पर श्रम विभाजन को। फिर बढ़ते हैं किसकी ओर? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोई चीज कमजोर नहीं है, कोई चीज विशेष नहीं है, हर चीज को समान ताकत के साथ पढ़ते रहो। प्रश्न यही से आएंगे, कहां से आएंगे वो? अगर हम किसी प्रश्न के आसपास जा रहे हैं तो उससे दूसरे प्रश्न पर फोकस करना हमारे लिए आसान हो जाता है। हाय वो अवधूत आज कहाँ है? सीरीज के फूल निबंध के आधार पर बताइए कि उपयुक्त किसके लिए वह क्यों कहा गया है। चलो मैं पहले प्रश्न पे आता हूं। आप लोग बिल्कुल इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं जो लिखा हुआ आपको बताऊंगा वही लिखना है। पहले हम बात कर लेते हैं 1 मिनट केवल। पहली बात तो ये बताओ कि ये पंक्ति किस पार्ट की है? तो ये पंक्ति है सीरीज के फूल पार्ट की। फिर एक प्रश्न यहीं से बन रहा है कि सीरीज के फूल पार्ट की विधा क्या है? निबंध विधा है, एक ललित निबंध है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये पाठ लिखा है। चलो चेक करो अपने आप को। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 में। कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये बात भी आपको याद रखनी है। बहुत बड़े निबंधकार थे और निबंधों में बहुत ज्यादा विचार क्षमता का परिचय इन्होंने दिया है, वरना इस तरह के निबंध लिखना आसान काम नहीं है। शिरीष का एक पेड़ होता है, वो शिरीष का पेड़ बड़ा घना होता है, उसमें बड़े जोरदार फूल खिलते हैं, लेकिन गर्मी में भी फूलों से लदा रहता है। ये बहुत बड़ी बात है। विपरीत परिस्थितियों में मुस्कुराने वाला विशेष व्यक्ति होता है। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या,
जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। तो इस तरह आप इसमें देखो, अब वो अवधूत किसे कहा है, यहाँ गांधी जी की बात चल रही है। वो अवधूत मतलब तो सन्यासी होता है, पर यहाँ जो प्रसंग है वो गांधी जी का चल रहा था कि जिस व्यक्ति ने देह बल पर आत्मबल के विश्वास को स्थापित करने का कार्य जिन्होंने किया, तो इसके माध्यम से किसके लिए आया और क्यों कहा गया, तो किसके लिए, गांधी जी के लिए। क्यों कहा गया, क्योंकि उन्होंने मनोबल को, आत्मबल को देह बल के ऊपर खास प्रमाणित किया है। द्विवेदी जी ने, किसने लिखा, द्विवेदी जी ने। कौन द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी, दो द्विवेदी बहुत बड़े नाम आते हैं, यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। द्विवेदी जी ने ये वाक्य महात्मा गांधी के लिए कहा है। एक प्रश्न का उत्तर तो आ गया। जिस प्रकार शिरीष के फूल भयंकर लू और गर्मी में भी खिलते रहते हैं, विपरीत परिस्थितियों में मुस्कुराना ही तो बड़ी बात है दोस्तों। तो आत्मबल से वे विपरीत स्थितियों का सामना करते हैं। इसी प्रकार गांधी जी अनासक्त रहकर, किसी चीज में आसक्त नहीं थे, न्यूट्रल थे, सुख दुख दोनों से निश्चिंत रह करके आत्मबल से सदैव संघर्ष करते रहे और अपने लक्ष्य में सफल रहे, लक्ष्य को भेदने में सफल रहे। गांधी जी का लक्ष्य क्या था, देश को आजाद कराना। गांधीवाद लोगों के लिए इसीलिए चर्चा का विषय रहा है। गांधी पर बात करना आसान है, गांधी बनना बहुत मुश्किल है। हम चाहे किसी भी पार्टी या किसी भी दूसरी चीजों की बात करें, पर कहीं ना कहीं गांधी में कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां जो प्रत्येक व्यक्ति में होती है वह थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी गांधी जी को यहाँ पर एक विशेष व्यक्तित्व के रूप में बताया, क्योंकि निश्चय ही आत्मबल तो था। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पाठशाला पहुंचते ही लेखक का मन खट्टा हो जाता है। प्रश्न पढ़ते ही आपको पता लगे कौन से पाठ का है, तब तो आप सब कुछ कर सकते हो। कूल माइंड होकर के लिखना शुरू कर देना। अगर आपको प्रश्न पढ़ते ही पता लग जाए कि उत्तर मतलब कौन से पाठ से लिया गया है, तो ये जूझ, आनंद यादव का जूझ जो पाठ है उससे लिया गया है। पाठशाला पहुंचते ही लेखक का मन खट्टा हो जाता है, वह पाठशाला जाने से कतराता है, ऐसा क्यों हुआ, स्पष्ट कीजिए। इस तरह से आनंद यादव। अब मैं आपको यहां से उत्तर बताने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले तो यहाँ आपके दिमाग में है कौन से पाठ से लिया गया है, जूझ से। किससे लिया गया है, जूझ से। लेखक कौन है, आनंद यादव। आपको पता लग गया होगा आपकी कौन सी किताब से लिया गया है। आरोह और वितान दो किताबें, वितान का दूसरा पार्ट है ना। तो लेखक कैसे न कैसे संघर्ष करता हुआ, जूझ का मतलब संघर्ष ही होता है, संघर्ष करता हुआ पढ़ने जाना प्रारंभ कर देता है। और वहां जाते ही वो एक जो लड़का है, शैतान लड़का, वो इनको परेशान करता है और इसी वजह से वो कहता है कि वहां जाते ही मन खट्टा हो गया। और एक कारण था खट्टा होने का, वो चौहान का लड़का तो बाद की बात है। पहली बात तो ये कि जो बच्चे छोटी क्लास में थे ना, वो उनके बराबर पर आ गए। जिन बच्चों को वो कम बुद्धि का कहते थे वो बराबर में बैठने लग गए। यही तो है बाल मन। तो यहाँ पढ़ते हैं वापस इसको औपचारिक रूप से। उसके साथ के विद्यार्थी आगे की कक्षा में चले गए, सब उससे उम्र में कम है, अतः उनके द्वारा उसका मजाक उड़ाया जाता है, अतः वह कक्षा में जाने से कतराने लगता है। मित्रों, आपको पहले भी बताया गया है कि 80 से 100 शब्दों का उत्तर है, कहीं ना कहीं छोटा रह जाए। हम बहुत संक्षिप्त में बहुत आगे की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि समय की मांग यही है। समय के अनुसार यदि चलोगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसका अथवा, ये वाला करते हैं अथवा वाले को। इसके अथवा में है, जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। कौन से पार्ट से? सिल्वर वेडिंग पार्ट से। सिल्वर वेडिंग पार्ट में कृष्णदा की उक्ति है, फट से स्ट्राइक करनी चाहिए आपके दिमाग पे अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हो। जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना। किशन दा जो है, कृष्णानंद पांडे जिनको कहते थे, उन किशन दा ने कही थी ये पंक्ति। किससे कही थी? यशोधर बाबू से।
अब यहाँ पर पूरा प्रश्न पढ़ लो पहले, क्योंकि प्रश्न को पढ़ना भी अपने आप में कला है। उत्तर देना बहुत आसान है अगर प्रश्न को ढंग से पढ़ लिया जाए, क्योंकि जो पूछा जाए उसी का जवाब दो। सिल्वर वैदिक कहानी के आधार पर कथन की उपयोगिता सिद्ध कीजिए। तो यहाँ इसमें एक बात आएगी, किशन दा ने कहा था कि अभी गदा पचीसी चल रही है इनकी, गदा पचीसी के दौर से गुजर रहे हैं। 0 से लगा करके 25 साल तक की जो अवस्था है वह भारतीय धर्म ग्रंथों में भी कौन सी मानी जाती है? ये जो है अभी शिक्षा की उम्र है ना, ये गृहस्थ से पहले वाली उम्र है। कौन सी उम्र है? विद्या अध्ययन वाली उम्र होती है, ठीक है ना। और इस समय पर व्यक्ति क्या करता है कि कुछ भी करता है तो उसको ज्यादा दोष नहीं देना चाहिए। इस बात को यहाँ पर स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि बाद में जब जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि यशोधर बाबू ने खुद माना है कि मेरे पिताजी मेरी बचपन में चल बसे थे, इसलिए मैं उम्र से पहले बड़ा हो गया। उम्र व्यक्ति को बड़ा करती है ये माना, लेकिन कई बार जिम्मेदारी व्यक्ति को समय से पहले बड़ा बना देती है। तो शुरू करते हैं उत्तर औपचारिक तरीके से। किशन दा यशोधर बाबू से कहते हैं, किशन दा यशोधर बाबू से कहा करते थे कि अभी बच्चे छोटे हैं, जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तो सब ठीक हो जाएगा। उनका मानना था कि गदा पचीसी में कोई कुछ भी करे, गदा पचीसी में कोई कुछ भी करे ये नहीं आएगा। गदा पचीसी में मतलब 0 से 25 साल की उम्र को उन्होंने गदा पचीसी कहा है। कोई कुछ भी करे, लेकिन वयस्क होने के साथ जिम्मेदारियों के चलते व्यक्ति समझदार हो ही जाता है। तुम्हारे बच्चे भी हो जाएंगे, चिंता मत करो। किसने कहा? किशन दा ने। किससे कहा? यशोधर बाबू से। वे अपना उदाहरण देकर कहते हैं कि मैं भी बचपन में कई किस्म की शरारतें करता था और ये बात यहाँ भी मैंने कुछ संक्षिप्त में किया है। उन्होंने क्या कहा? मैंने बचपन में क्या क्या खुरापाते नहीं की। मुर्गी मार देना गर्दन मरोड़ के, सेकंड शो सिनेमा देख आना, और कई सारी खुरापाते ऐसी थी जो मैंने बचपन में की थी। तो तुम ये चिंता मत करो कि तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं। ये कौन सा प्रश्न आपने पढ़ा था? इससे पहले था अपने 12वां प्रश्न। बढ़ रहे 13वें प्रश्न की ओर। ये पार्ट अपना खत्म होने वाला है। जो सब पार्ट होगा फिर केवल एक पार्ट बचेगा इसके बाद द वाला। तो किशन दा यशोधर बाबू से कहा करते थे, ये हमने पढ़ लिया है, समझ लिया इस वाले प्रश्न को। बढ़ रहे 13वें प्रश्न की ओर। आनंद यादव का पाठशाला में विश्वास क्यों बढ़ने लगा? 3 नंबर का प्रश्न है, 60 से 80 शब्दों का है। क्यों बढ़ने लगा? पता लगा कुछ? पता यह है विश्वास इसलिए बढ़ने लगा, एक तो एक अच्छे विद्यार्थी से उनकी दोस्ती हो गई, उसका नाम था वसंत पाटिल, और धीरे धीरे पढ़ाई में मन लगने लगा, गणित के सवाल हल करने लगा, मराठी भाषा के अध्यापक से बहुत ज्यादा उत्साहित होने लगा। ये सब बातें तो शिक्षकों के अपनेपन के व्यवहार और वसंत पाटिल से दोस्ती के कारण आनंद यादव यानी जो लेखक है इसका विश्वास पाठशाला में बढ़ने लगा। अब आप सोचोगे तो बड़ा आंसर है, तो आपके सामने पूरा दृष्टांत है, आप बड़ा कर सकते हो इसको। बार बार आपको बताया जा रहा है कि आपके पास समय कम है, लेकिन कोई बात छूट न जाए। आप इसमें लिख सकते हो वसंत पाटिल के साथ दोस्ती हुई, मराठी के अध्यापक सौंदलगेकर के साथ किस प्रकार का, मंत्री नामक मास्टर जो गणित पढ़ाते थे उनके साथ कैसा व्यवहार था, धीरे धीरे मन लगने लगा और कविताएं लिखने का शौक भी उनको पड़ गया था। इसका अथवा में दिया हुआ है जो आपके वितान का है। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन का वर्णन कीजिए। बहुत संक्षिप्त में देखो, आज भी जो आपकी सेक्टर मार्का कॉलोनियां है ना, उनमें भी इतना बढ़िया रहन सहन नहीं था जो मोहनजोदड़ो में आज से 5000 साल पहले इस प्रकार की सभ्यता हुआ करती थी। और यही है भारत की शान, भारत की सभ्यता है। देखो क्या क्या चीजें थी। सीधी बात, नो बकवास, सीधे इस पर आते हैं कहां पर हमें क्या समझना है। वह तो सिंधु सभ्यता के नगरों की सड़कें सब कोण पर काटती थी। मैं आपको बता दूं, एक तो सड़कें यूं थी, कोई आड़ी टेढ़ी नहीं थी। फिर यहाँ सामूहिक स्नानागार मिलते हैं,
सामूहिक स्नानागार, सामूहिक बाथरूम्स मिलने का कारण यह है कि सामूहिक स्नान की कोई परंपरा रही होगी। नंबर 2, तीसरी, यहाँ पानी की निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, नालियां और पक्की ईंटों से ढकी हुई थी। कितनी बड़ी बात है, इसका मतलब वहां के लोग स्वच्छता पर भी बहुत ध्यान देते थे। चौथी बात, यहाँ खेती व व्यापार के प्रमाण मिले, उन्नत किस्म की खेती भी की जाती थी, क्योंकि वहां पर बीज भी मिले। कुछ कपास का बीज भले न मिला हो, लेकिन सूती कपड़ा मिला है, इसका मतलब है कपास भी होता होगा। फिर हर नगर में अनाज भंडार की एक व्यवस्था भी थी, बड़े बड़े कोठार बने हुए थे, शायद टैक्स के रूप में जो अनाज लिया जाता था वहां के सामंतों और सेठों के द्वारा, वो भी उसमें था। तो ये वाला पार्ट अभी भी हमें थोड़ा सा बड़ा लगेगा। इसमें 14वां प्रश्न इसका अंतिम है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर फीचर लिखिए। बच्चों, फीचर को रटने की कोई आवश्यकता नहीं, आपकी सुविधा के लिए हमने इस प्रश्न को हल भले किया है, लेकिन आप हो सकता है इससे भी अच्छा लिख पाओ, हो सकता है मैं इससे भी अच्छा बता पाऊं। तो इसमें 3 दिए हुए, 3 में से आपको कितने करने हैं? 1 करना है। स्त्री शिक्षा का महत्व, स्त्री शिक्षा का महत्व पहला है। दूसरा है युवा पीढ़ी के घटते संस्कार। तीसरा है तनावपूर्ण जीवन शैली। अगर आप चाहो तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उसमें चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो। एक बात का और ध्यान रखना, ये फीचर है, फीचर की एक खास बात होती है, फीचर का पहला टारगेट मनोरंजनात्मकता होती है। मनोरंजन प्लस सूचना, ये फीचर के मुख्य तत्व है। पहला उद्देश्य मनोरंजन करना है, अगर सूचनाएं देनी होती तो फिर रिपोर्टिंग भी हो सकती थी, आलेखीकरण भी हो सकता था। तो थोड़ी इंटरेस्टिंग भाषा का प्रयोग करते हुए आपको लिखना है। पहले प्रश्न की ओर इसमें से पहला फीचर देखेंगे। पहला फीचर है स्त्री शिक्षा का महत्व। आप डायरेक्ट वहां से शुरू मत करो, अगर आप किसी कोटेशन के साथ में अगर शुरुआत करते हो तो और भी अच्छा है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक स्लोगन है, आपको पता भी है सबको लगभग। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यहां से शुरू कर दो, जहां नारियों की पूजा होती है। पूजा होने का मतलब जहां सम्मान होता है, आदर होता है, वहां पर देवता निवास करते हैं। नारी शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। शिक्षा सबके लिए जरूरी है, चाहे वो महिला हो या पुरुष। एक शिक्षित नारी समाज का मुख्य स्तंभ होती है और वह अपने परिवार और समाज के लिए उपयोगी होती है। नारी शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता, स्वावलंबन और स्वाभिमान का महत्व समझाया जाता है। इस प्रकार से महिला शिक्षा, अगर उसको अपने अधिकारों की रक्षा करनी है तो निश्चय ही एक सभ्य समाज की आवश्यकता महिला शिक्षा है। शिक्षित महिलाएं अपने अधिकारों को जानती है और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय भूमिका निभाती हैं। वे न केवल खुद को सशक्त मानती है बनाती है, बल्कि अपने परिवार को भी प्रभावित करती है। नारी शिक्षा के माध्यम से महिलाएं अपने सपनों को पूरा करने की स्थिति में आती है और सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार करती है। इसको किसी भी तरह से आप किसी भी एंगल से अलग अलग तरीके से मोड़ सकते हो, इसके लिए आप स्वतंत्र हो, स्वच्छंद हो। अंतिम इसका एक छोटे छोटे पैरा में दिया हुआ है, इसलिए इसमें बोर्ड में 3 भागों में आ पाया। इसलिए हमें नारी शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और सभी महिलाओं को समान शिक्षा का अवसर प्रदान करना चाहिए। समाज को नारी शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए ताकि हम समृद्धि की ओर बढ़े और समाज को समर्पित और समर्थ नागरिकों की एक मजबूत श्रेणी मिल सके। क्योंकि नारी अगर पढ़ती है तो आने वाली पीढ़ी, कहीं ना कहीं उनके बच्चे, उनके भी बच्चे, इस तरह से एक नारी कई परिवारों का उद्धार कर सकती है, कई पीढ़ियों का उद्धार कर सकती है। इसलिए अगर राष्ट्र को आगे ले जाना है तो निश्चय ही नारी को आगे ले जाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना आवश्यक है। फिर है दूसरा, इसमें दिया बहुत सारी बातें मित्रों आपको बताई जा चुकी है, लेकिन जो खास बातें हैं वो आपको देखनी है। इसमें आप कितना भी लिखो, लेकिन आपको एक लिमिटेशन दी हुई है।
युवा पीढ़ी के घटते संस्कार आप सब देख रहे हो, समाज दिख रहा है आपको, व्यवस्थाएं दिख रही है, किस तरह से हम जहां उन्नति की ओर अग्रसर है, जहां हम चंद्रमा और सूर्य तक पर जाने की कल्पना कर रहे हैं। चंद्रमा पर तो जा भी चुके, सूर्य पर हम पहुंचने की स्थिति में है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे संस्कार अगर अधोगति की ओर जा रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। तो युवा पीढ़ी के संस्कार कैसे घट रहे हैं? क्योंकि देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा खान पान दूषित हो गया है। जैसा हम खाएंगे वैसा हमारा मन हो जाएगा, कहा भी गया है। तो प्रारंभ करते हैं बिना समय गवाए। आज की नई पीढ़ी अपनी संस्कृति और संस्कारों को त्याग कर एकदम मॉडर्न यानी आधुनिक बनकर रहने में ही अपनी शान समझती है। नई पीढ़ी के सामने पुरानी पीढ़ी के लोग दकियानूस, पुरानी विचारधारा के नासमझ और जिंदगी का असली मजा न ले सकने वाले हैं। नई पीढ़ी ऐसा समझती है, अरे क्या जाने। और युवा पीढ़ी माता पिता का सम्मान नहीं करती, परिवार के बड़े बूढ़ों का कहना नहीं मानती। वास्तव में इन चीजों को आजकल फैशन में मान लिया गया है कि ये लोग क्या जाने, हम जानते हैं जितना। फिर सब कामों में अपनी मर्जी और अनियंत्रित जीवनचर्या को महत्व देती है। अनियंत्रित जीवनचर्या, जब इच्छा हुई तब उठ गए, जब इच्छा हुई तब सो गए। पहले लोग अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज की बातें किया करते थे। और अब बातें तो आज भी हो सकती है, लेकिन उसका अनुकरण, अनुसरण, अनुपालन नहीं होता। तो युवा पीढ़ी वर्तमान फिल्मी दुनिया की तर्ज पर, है ना, की तर्ज पर ये आ चुकी लाइन, अच्छे बुरे सब कामों को जायज मानकर अपना भविष्य बर्बाद कर रही है। आप इसमें बहुत सारी बातें ले सकते हैं, इसमें तो पूरा निबंध आ सकता है। और ये दोष उनकी संस्कारहीनता का ही है। जैसे संस्कार मिलेंगे वैसे युवा पीढ़ी हो गई, आलसी होती जा रही है युवा पीढ़ी। और अंधानुकरण की सभ्यता है, जबरदस्ती अनुकरण किया जा रहा है, फिल्मों में बताई गई बातों को माना जा रहा है। एवं अपसंस्कृति, कल्चर बिल्कुल खराब। जो नीचे की ओर जा रहे हैं, पतन के मार्ग पर अग्रसर है, वे अच्छे संस्कार न तो सीखना चाहते हैं और न अपनाना चाहते हैं। नई पीढ़ी की यह स्थिति अतीव चिंतनीय है, बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। इसमें अगला और अंतिम होगा तनाव पूर्ण जीवन शैली। आज व्यक्ति स्ट्रेस में बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। चलो, अगर बात चलती है तो बता ही देता हूं। हम लोग बार बार आपको ये कहते हैं, तथाकथित बड़े नाम जो बताए जाते हैं उनमें रह करके बच्चे जिस तनाव की स्थिति में आ जाते हैं, इस बात का हम आपको कई बार बता भी चुके होंगे। नहीं भी बताया होगा तब सीधी सी बात ये समझ लीजिए कि हम एक फैमिलियर एटमॉस्फेयर में बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाने की स्थिति में रहते हैं। ऑफलाइन क्लासेज की मैं बात कर रहा हूं कि बच्चा महसूस ही नहीं करता कि तनाव होता क्या है। यदि बच्चे को उसकी उम्र के अकॉर्डिंग आप ट्रीट करना स्टार्ट कर देंगे तो बच्चा तनाव को नहीं समझेगा। ये वातावरण हम लोग तैयार करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चे का बेस क्या है ना। उसको गंभीरता से समझना, क्योंकि जमीन पर रह करके जो व्यक्ति पढ़ाता है, जिस व्यक्ति ने जमीन को देखा है वह आसमान पे भी पहुंचेगा तब भी जमीन की सच्चाई से अवगत रहेगा। इसीलिए और उसी पर आज ये फीचर है तनावपूर्ण जीवन शैली। क्या होता है तनाव? लेकिन आज बच्चे, छोटे छोटे बच्चे तनाव में आ रहे हैं। तथाकथित विकास, देखो ये विकास भी हमें तनाव दे रहा है। तथाकथित विकास और प्रगति ने जहां मनुष्य को सुख सुविधाओं की अमूल्य भेंट प्रदान की है, वहीं उसने मानसिक तनाव के जंजाल को भी उसके पीछे लगा दिया है। बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में बच्चा रहता है। वह उचित अनुचित सभी तरीकों से वैभव, धन दौलत, सत्ता और सामाजिक प्रतिष्ठा पाने को बेचैन है। इन सबको पाने के लिए उसे नाना प्रकार के तनाव को झेलना पड़ रहा है। कई प्रकार के तनाव सहन करने पड़ते हैं। किसके चक्कर में? आगे बढ़ने की होड़ में अंधों की तरह व्यक्ति आगे बढ़ता जा रहा है। अपने कदम जमीन पर नहीं है, सीधा उड़ता चला जा रहा है, उल्टे सीधे अनर्गल कार्य करता जा रहा है। निश्चय ही तनाव बढ़ेगा। माता पिता को
बच्चों के अच्छे लालन पालन और उत्तम शिक्षा दिलाने का तनाव है। युवाओं को अच्छी नौकरी या व्यवसाय पाने का तनाव है। बेरोजगारी का तनाव है। यात्रा में राजी खुशी पहुंचने का तनाव है। व्यक्ति बहुत फास्ट हो गया, व्यक्ति ने अपने दिमाग की गति को भी बहुत बढ़ा दिया है। अब तो राह चलते लुटने का तनाव है। आयकर वालों के छापों का तनाव, बीमारी का तनाव, क्योंकि व्यक्ति अगर जरा सा भी अपने तरीकों से इधर उधर हटेगा तो तनाव बढ़ेगा। गृहस्थ ही नहीं, नेता, अभिनेता, साधु संत और कलाकार, ये सब इस तनाव के आतंक से व्याकुल है। जीवन शैली को सरल, सादगी पूर्ण और ईश्वर में विश्वास से युक्त बनाकर ही इस प्रेत से पीछा छूट सकता है। किस प्रेत से? तनाव रूपी प्रेत से पीछा छूट सकता है। इस तरह से ये प्रश्न था आपका 14वां। बच्चों वैसे तो बी पार्ट पूरा होने में एक प्रश्न और बाकी है, क्योंकि इस वीडियो में काफी ज्यादा समय हो चुका है। एक वीडियो वैसे भी बनना निश्चित है, तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे और आपसे आशा करेंगे कि आपको इसमें जो जो भी बताया गया होगा समझ में आया होगा। निश्चित रूप से स्पीड ज्यादा रही है, आपको बहुत कम समय में बहुत अधिक पढ़ाना है। हमारी भी मजबूरियां, आपकी भी मजबूरियां, आप भी बहुत कुछ चाहते हैं और हम भी बहुत कुछ बताना चाहते हैं। आप पिछला रिवाइज करो, कंप्लीट करो। नेक्स्ट वीडियो में इसके जस्ट बाद ही जो वीडियो होगी उसमें पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें सी पार्ट का एक क्वेश्चन है और बड़े बड़े आंसर, जिनको मैं केवल आपको केवल तरीके बताऊंगा, क्योंकि इतना सारा आप लिखा हुआ पढ़ भी नहीं सकते। केवल बात करेंगे, समझाएंगे, एक एक बात क्लियर होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, समझते रहिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करते रहिए, क्योंकि निशान है तो सफलता निश्चित है। धन्यवाद।